नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो से आती आवाजों को सुनिए। इस शख्स की आवाज के साथ फोन करने वाले की आवाज पर भी गौर कीजिए। मोदी जी, मैं एक बात कहूं। उस आवाज को पहचान कर और फोन करने की वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इस शख्स के फोन पर उधर से जो आवाज आ रही है वो पीएम मोदी की आवाज है। ऐसा आप पहली बार देखेंगे और सुनेंगे कि एक बागी उम्मीदवार को चुनाव मैदान से हटाने के लिए खुद पीएम मोदी को फोन करना पड़ रहा है। इस वीडियो में दिख रहे शख्स का नाम है कृपाल परमार। हिमाचल से बीजेपी के राज्यसभा सदस्य रहे हैं, प्रदेश के ठीक ठाक हैसियत वाले नेता हैं, हिमाचल बीजेपी के उपाध्यक्ष रहे हैं, कांगड़ा जिले की एक सीट से बीजेपी के टिकट के दावेदार थे। जब इन्हें टिकट नहीं मिला तो बागी उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोक कर मैदान में उतर गए। कृपाल परमार निर्दलीय के तौर पर कांगड़ा जिले की फतेहपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अब इनकी बगावत से बीजेपी में इस कदर बेचैनी है कि पार्टी अध्यक्ष या कोई नेता या कोई मंत्री तो छोड़िए, सीधे पीएम मोदी ने फोन कर रहे हैं। अपने पुराने रिश्तों और पुराने एहसानों की याद दिलाकर चुनाव न लड़ने का आदेश दे रहे हैं। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि बीजेपी में हिमाचल को लेकर कितनी बेचैनी है कि पीएम को खुद हिमाचल जैसे छोटे सूबे के एक बागी उम्मीदवार को फोन करना पड़ रहा है। अब आप पहले गौर से कृपाल परमार और पीएम मोदी के इस मोबाइल संवाद को सुनिए, फिर आगे की बात। वैसे आपको बता दें कि मोदी से परमार का यह संवाद और इसका वीडियो करीब 1 मिनट 34 सेकंड का है। जब परमार के फोन पर पीएम मोदी का फोन आया और परमार पीएम मोदी से बात करने लगे तो आसपास के लोग उनका वीडियो बनाने लगे। उसी वीडियो में मोबाइल फोन के दूसरी तरफ से जो आवाज आ रही थी पीएम मोदी की, वो कैप्चर हुई दूर से। हालांकि शुरुआत के कुछ सेकंड तक मोदी की आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही है, इसलिए मैं बाद के हिस्से को आपको सुनाता हूं जितना सुनकर मैं भी समझ पाया। पीएम मोदी ने हिमाचल चुनाव से पहले एक निर्दलीय उम्मीदवार को क्यों फोन किया? ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि सीधे पीएम ने एक अदने से उम्मीदवार को फोन कर दिया? देखिए और सुनिए और उसके बाद उस मजबूरी की बात या पीएम मोदी के फोन करने के मायने की बात सुनिए। मोदी जी, मैं एक बात कहूं। आके तो मेरा भी है, मेरी मोदी जी, मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल जी। बहुत रोल है जी। नहीं, कम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का देश है। मोदी जी, दो दिन पहले हो जाते। सुन लिया आपने? कृपाल परमार से पीएम मोदी ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव न लड़ने का निर्देश देते हुए कहा कि मैं कुछ नहीं सुनूंगा, तुम पर मेरा हक है, नहीं चलेगा ये। कृपाल परमार ने जब मोदी से कुछ कहने की कोशिश की तो मोदी ने फिर टोका, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। कृपाल परमार ने पूरी शिष्टता के साथ अपनी बात कहने की कोशिश की, लेकिन पीएम मोदी कुछ भी तर्क वितर्क करने के मूड में नहीं थे। परमार ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का नाम लेकर यह भी कहा कि नड्डा ने मुझे 15 साल जलील किया है। तब भी मोदी ने परमार की बात काटकर कहा कि अगर तुम्हारी जिंदगी में मोदी का कोई रोल है तो मैंने आज तुमको जो फोन किया है, इस फोन की कीमत कम मत आंकना। साथ में यह भी कहा कि अब तुम चुनाव से हटने की घोषणा कर दो, बाकी जिम्मेदारी मेरी। परमार ने कहा, आपका कहना मेरे लिए भगवान का आदेश है। अब अभी तक यह पता नहीं चला है कि परमार ने
चुनाव मैदान से हटने की घोषणा की है या नहीं, लेकिन मोदी के साथ उनकी बातचीत के वायरल होने के बाद कई तरह की बातें कही जा रही हैं। पहली तो यह कि कोई शक नहीं कि बीजेपी हिमाचल में फंसी हुई है, लेकिन इसके मायने समझिए कि आखिर पीएम मोदी ने फोन क्यों किया और इसको लेकर जो तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। तो पहली बात, मैं तो यहां 3 पहलू या 3 नजरिए से इस संवाद को देखता हूं। पहला यह कि प्रधानमंत्री होकर भी 68 सीटों वाले हिमाचल में एक सीट पर खड़े एक बागी उम्मीदवार को सीधे मोदी का फोन करना और कहना कि तुम पर मेरा हक है, तुम्हारा कोई भी भला किया है तो तुम बैठ जाओ। तो पहली बात यह कि इसका मतलब मोदी कितने कंसर्न हैं और कितने संपर्क में हैं उन तमाम लोगों से जिनसे उनका रिश्ता कभी न कभी रहा है। हिमाचल के मोदी प्रभारी रहे, गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से पहले हिमाचल में काफी सक्रिय रहे, हिमाचल के चुनाव में उनकी भूमिका रही है, तब का रिश्ता कृपाल परमार से उनका रहा होगा, ये मैं मान के चल रहा हूं। तो पहली बात मोदी का फोन करना। दूसरी बात कि मोदी कितनी गंभीरता से इस चुनाव को लेते हैं या हर चुनाव को लेते होंगे। वीडियो पहली बार आया है, हो सकता है ऐसे फोन पहले भी करते होंगे कि एक उम्मीदवार पर भी नजर है। और जब वो कल हिमाचल में थे, उनकी रैलियां थी सोलन में और एक और रैली थी, उसी दौरान उन्हें बताया गया, सुंदरनगर में रैली थी, उसी दौरान जब उन्हें पता चला कि कांगड़ा की एक सीट पर फतेहपुर पर बागी उम्मीदवार के तौर पर कृपाल परमार है, तो मोदी ने सीधे फोन लगा दिया। यह भी बड़ी बात है, प्रधानमंत्री सीधे फोन कर रहे हैं। और तीसरी बड़ी बात, बीजेपी में बेचैनी तो है। बीजेपी में अगर डर नहीं होता, बीजेपी को अगर हिमाचल में जमीन खिसकने का कोई खतरा महसूस नहीं होता, अगर बीजेपी को यह लगता कि हिमाचल में तो एकदम जबरदस्त बहुमत के साथ, अपार बहुमत के साथ वापस आ ही रहे, किसी तरह की कोई शक की गुंजाइश नहीं होती, तो मोदी शायद फोन नहीं करते। क्यों, यह आगे बताऊंगा। लेकिन पहले सिर्फ यह कहना, या जिस तरह से ट्विटर पर भी कहा जा रहा है मोदी ने फोन किया, मोदी ने फोन किया, और इसका सिर्फ नकारात्मक पहलू नहीं है, इससे कुछ सीखने की भी बात है कि कैसे मोदी अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए किसी को फोन कर रहे हैं। और मैं इसमें अगर ऐसे देखूं तो मैं इसमें कोई गलत नहीं मानता। किसी का अगर 3 दशक या 4 दशक या 25 साल का रिश्ता रहा है तो अधिकार के साथ किसी को फोन कर सकता है, और ऐसे तमाम मौकों पर हम में से ज्यादातर लोग करते होंगे किसी न किसी को फोन। यह अलग बात है कि सवाल यह उठता है कि अगर मोदी कृपाल परमार के इतने ही शुभचिंतक थे, तो कृपाल परमार बीते 2-3 सालों से या 5 सालों से बीजेपी में बहुत, हिमाचल में जेपी नड्डा के वर्चस्व की वजह से बार बार जलील भी हो रहे थे, या ऐसा उनका आरोप था, ऐसा कहना था कि उन्हें टिकट नहीं दिया गया था। पहले भी बीते उपचुनाव में 2 साल पहले, उसके पहले भी 2012 में भी वैसे उन्हें टिकट नहीं दिया गया था। तो मोदी ने पहले क्या मदद की कृपाल परमार को की, आज अगर वो बागी हैं तभी क्यों फोन कर रहे हैं, ये एक सवाल है। कृपाल परमार का परिचय यह है कि मैंने शुरू में बताया कि बीजेपी के उपाध्यक्ष रहे हिमाचल में, 12 में भी चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला, लेकिन 2017 में उन्हें टिकट मिला और वो चुनाव हार गए कांग्रेस के उम्मीदवार से। उसके बाद क्या हुआ कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार जिनसे हारे, पठानिया नहीं माफ करें, हाँ, कांग्रेस के उम्मीदवार से जब हारे, उसके बाद जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनका निधन हो गया, जो जीते इनसे, सुजान सिंह पठानिया, उनका निधन हो गया 2020 में। उसके बाद जो उपचुनाव हुआ तब भी ये टिकट चाहते थे लेकिन इन्हें टिकट नहीं दिया गया, और ऐसे शख्स को टिकट दिया गया जिसने इनके खिलाफ उसके पहले चुनाव में काम किया था। तब भी नाराज थे लेकिन उन्हें मना लिया गया। उसके बाद इस बार परमार फिर लड़ना चाहते थे लेकिन उनकी जगह वन मंत्री हैं राकेश पठानिया, उनको वहां से मैदान में उतार दिया, इसी से उनकी नाराजगी है। तो ये तो वहां की सियासी स्थिति है, लेकिन इसके बड़े मायने वो हैं जो मैंने आपको कहा, और साथ में कि निर्दलीय, बागी या बीजेपी से जिनका टिकट कट गया, चूंकि बीजेपी हिमाचल में एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए 10 सिटिंग सीट पर बीजेपी ने उम्मीदवार बदले हैं, विधायक बदले, सिटिंग विधायक के टिकट काटे गए। उसमें से अभी पता चला परमार समेत 6 लोगों को पार्टी ने निकाला है, जिसमें 4 विधायक भी हैं, सिटिंग विधायक। तो बीजेपी इस बार
एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए जितने बीजेपी ने पैतरे चले या जितनी कोशिशें करके नए चेहरे मैदान में उतारे, उसका उल्टा नतीजा यह हुआ कि करीब करीब 25 से 30 बागी बीजेपी के चुनाव मैदान में हैं। कहा जा रहा है उसमें 20 ठीक ठाक हैं। कुछ लिस्ट मेरे पास है जो बीजेपी के बागी, और यही चिंता बीजेपी को हिमाचल में है कि सीधे मोदी चिंतित है। और हिमाचल क्यों मायने रखता है? एक तो मोदी का हिमाचल से रिश्ता, जब वो पार्टी महासचिव थे, संगठन महासचिव थे, हिमाचल के प्रभारी थे, तब लगातार हिमाचल चुनाव में उनकी भागीदारी, प्रेम कुमार धूमल के चुनाव में उनकी भागीदारी, और इस वजह से हिमाचल से रिश्ता। दूसरी बात, जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हिमाचल के हैं, बिलासपुर के हैं, और बिलासपुर में भी 2 बागी उम्मीदवार हैं वैसे चुनाव मैदान। तो बीजेपी को लगता है कि हिमाचल भले छोटा स्टेट है, 68 विधानसभा सीटों वाला स्टेट है, लेकिन चूंकि इस हार जीत से आगे की कुछ पटकथा पर फर्क न पड़े 2024 के चुनाव पर, परसेप्शन पर भी, इसलिए पूरा जोर लगाना है। तो मैंने जैसा कि कहा, सीखने की बात है कि एक कैंडिडेट को भी मोदी का फोन करना। उसके बाद जो बागी उम्मीदवारों की लिस्ट में देख रहा हूं कि 20 प्रमुख नेता राज्य के हिमाचल के हैं जो चुनाव मैदान में हैं, जिसमें रमेश कुमार शर्मा है भरमौर से, इंदिरा कपूर चंबा, फतेहपुर से कृपाल सिंह, देहरा से होशियार सिंह, इंदौरा से मनोहर धीमान, जसवान से संजय प्रसार, मंडी से प्रवीण शर्मा, सुंदरनगर से अभिषेक ठाकुर, अन्नी से किशोरी लाल, ऐसी लंबी लिस्ट है। बिलासपुर से सुभाष शर्मा, हमीरपुर से नरेश कुमार दर्जी, बल्ह से संजय सुरेलवी, ऐसे बहुत, रामपुर सुरक्षित से भूपेश धीमान, किन्नौर से तेजवंत नेगी, शाहपुर से पंखू कंगाड़िया, ज्वालामुखी से अतुल कौशल चौधरी, ऐसे 28 उम्मीदवार हैं जो बीजेपी में रहे हैं, बीजेपी से जीते हैं, बीजेपी से हारे हैं और बीजेपी का चेहरा रहे हैं अपने जिले में या अपनी विधानसभा सीट पर। वो सब चूंकि चुनाव मैदान में है, इसलिए बीजेपी की एक बड़ी मुश्किल। दूसरी कि हिमाचल में हर 5 साल पर सत्ता बदलने का रिवाज रहा है हमेशा, तो इस बार भी एक तो एंटी इनकम्बेंसी, और दूसरी बात कि कांग्रेस ने कुछ ऐसे मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई के साथ ओल्ड पेंशन स्कीम की जो बात कांग्रेस ने कर दी है, उससे लगता है राज्य के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा, कर्मचारियों के हितों की बात करके कांग्रेस ने बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया है। और ओल्ड पेंशन स्कीम हिमाचल के चुनाव का एक बड़ा मुद्दा बन गया है। और इन सब के बीच महंगाई, बेरोजगारी और बाकी चीजें, कांग्रेस का कैंपेन जिस ढंग से, कल प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल में थे और चुनाव भरे हिमाचल का है, लेकिन मोदी का हिमाचल के चुनाव में अपनी रैली में यह कह देना, सीधे अपने पद कद नाम का इस्तेमाल करते हुए, कि आपको बीजेपी के उम्मीदवार को याद रखने की जरूरत नहीं है, जब आप अपना वोट डालने जाएं तो सिर्फ कमल के फूल को याद रखें, मैं आपके लिए कमल का फूल लेकर आया हूं। याद रखिए, हमारा भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन है ये याद मत रखिए, सिर्फ कमल का फूल याद रखिए। किसी को याद रखने की जरूरत नहीं है। आपका एक एक वोट जो कमल के फूल पर जाएगा सीधे मोदी को मिलेगा। दिल्ली में आपने जैसे मोदी को मजबूत किया, वैसे हिमाचल में भी मजबूत कीजिए। मतलब मोदी सीधे सीधे अपने नाम पर वोट मांगकर हिमाचल से रैली करके, 2 रैली करके आ चुके हैं। अभी और हो सकता है उनकी रैली हो। तो एक तो ये ऊपर से बगावत, ऊपर से ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा, बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा, कांग्रेस की पूरी हालांकि कांग्रेस के भी 12-15 बागी उम्मीदवार हैं, लेकिन फिर भी जैसा 2, 3, 4 महीने, 5 महीने पहले तक लग रहा था कि बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में है और कांग्रेस शायद बहुत पीछे रह सकती है, सत्ता में आने के आसार 5, 6, 8 महीने पहले, 10 महीने पहले कम लग रहे थे। लेकिन जो लोग हिमाचल जा रहे हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट या जो लोग, और इसी से पता भी चल रहा है कि बीते 1 महीने, 1.5 महीने में स्थितियां थोड़ी बदली है। बदली ना होती तो पीएम ऐसे फोन नहीं करते, और बदली ना होती तो जेपी नड्डा को लगातार कैंप करके हिमाचल में पार्टी अध्यक्ष होते हुए न बैठना पड़ता। निश्चिंत होते कि हमारा गृह जिला है, जीती रहे, गृह स्टेट है, जीती रहे। लेकिन यह बेचैनी है। बहरहाल मुद्दा यही है कि विपक्ष को इससे सीखने की जरूरत है। एक, पता चलता है वो 4 नेता छोड़ के जा रहे हैं तो ठीक है, जिनको जाना है जाए। दूसरा, एक बागी को भी सीधे प्राइम मिनिस्टर फोन करते हैं, अपने रिश्ते का, अपनी पुराने
जो भी उन्होंने एहसान किया होगा या उनकी जब उन्होंने कहा तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी कोई भूमिका रही तो जाहिर है कोई मदद की होगी राजनीति में, उसकी याद दिलाते हुए, एक तरह से ट्रम्प कार्ड होता है उसका इस्तेमाल करते हुए मोदी का फ़ोन करना ये मायने रखता है। मैं इसमें नकारात्मक कुछ नहीं देखता हूँ। मेरे हिसाब से एक राजनेता जो हर तरह से चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंकता है, वो इस ताकत का भी इस्तेमाल कर रहा है जहां उसके किसी से निजी रिश्ते हैं। लेकिन हाँ, इसका राजनीतिक मतलब ये ज़रूर है कि बीजेपी हिमाचल में बेचैन भी है, फंसी हुई भी है, नहीं तो मोदी फ़ोन नहीं करते। और जब वो कह रहे हैं कि मोदी जी सुन लीजिए, और अगर मोदी जी को पता था पहले से कि 1 साल 2 साल 3 साल से वो बीजेपी में तनाव झेल रहे हैं, जब वो कह ही रहे हैं कि जेपी नड्डा 15 साल से जलील कर रहे हैं, तो पहले क्या मोदी ने उनकी जलालत को कम की या उनकी परेशानी को कम की? शायद नहीं की होती तो आज ये स्थिति नहीं आती। तो फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मुलाकात होगी, चुनाव का मौसम है, चुनाव पर बातें होती रहेगी। फिर किसी वीडियो में। नमस्कार।